नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार के 3 पार्ट हमने पढ़े हैं। एक पार्ट बच गया, 2 मौलिक अधिकार, 3 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं अभी, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में। आज हम टॉपिक करेंगे, वो करेंगे सिंधु नदी, सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ यानी कि सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ यानी कि सिंधु अपवाह तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले ही बात आएगी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी निकलती है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसके पास चेमायुलुंग हिमानी है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, चेमायुलुंग ग्लेशियर। यानी कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुलुंग हिमानी से निकलती है। आपको फिर एक बात और पूछता आपसे बार बार कि सिंधु नदी, ये पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भाई कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी है, तो उसका नाम है, आपके पास रहेगी सरस्वती। पूछेगा कि गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 1 बार हुआ है ऋग्वेद में। यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, 3 बार। यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार, और सर्वाधिक उल्लेखित नदी ऋग्वेद में है वो है सिंधु, और सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में वो कौन सी है, आपको मिलेगी, वो मिलेगी सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सिंधु नदी की बात करी, सर्वाधिक उल्लेखित नदी ऋग्वेद में, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुलुंग हिमानी से निकलती है। यदि आपको चेमायुलुंग हिमानी नहीं लिखा मिलता है तो वो होगी आपके पास सानो खयाबाब हिमनद। चेमायुलुंग हिमानी या सानो खयाबाब हिमनद से निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी, सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु की कुल लंबाई पूछ ले तो सिंधु की कुल लंबाई हमारे पास मिलेगी 2880 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सिंधु की कुल लंबाई कितनी, 2880 किलोमीटर। यह है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है सिंधु नदी। फिर एक बात और पूछेगा, इस कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो लंबाई है वो हमारे पास मिलेगी 1114 किलोमीटर। भारत के एकमात्र लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में बहती है। भारत के एकमात्र जिले में बहती सिंधु नदी और उसका नाम है लेह जिला, और लेह जिला कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। तो भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर, टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। फिर एक बात और पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये कराची, पाकिस्तान में, कराची के पास अरब सागर में प्रवेश करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सिंधु नदी कहाँ गिरती है, तो कराची के पास अरब सागर में गिरती है। वही कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा, कराची, और कराची के पास ही अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी, सिंधु, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुलुंग या सानो खयाबाब हिमनद से निकलती है, हिमानी या ग्लेशियर से निकलती है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर, और भारत के लद्दाख के एकमात्र लेह जिले में बहती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो कहाँ, लेह में एक जगह है दमचौक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ करती है, दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, और दमचौक कहाँ पर है, लेह में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दमचौक लेह से भारत में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में कहाँ जाकर प्रवेश करती है, और चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। दमचौक के निकट तो भारत में प्रवेश करती है लेह से, और चिल्लास के निकट जाकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
तो यहाँ तक आपसे सिंधु के बारे में पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दमचौक के निकट, और चिल्लास के निकट कहाँ प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी अपवाद तंत्र सिंधु की सहायक नदियाँ पूछेगा तो ये आपके पास रहेगा लेफ्ट, यह आपके पास रहेगा लेफ्ट यानी कि बाएं ओर से मिलने वाली, और ये आपके पास रहेगा राइट यानी कि दाएं ओर से मिलने वाली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सहयोग सिंधु की दाएं ओर की सहायक नदी है या बाएं ओर की, तो सहयोग आपकी कहाँ से है, राइट यानी कि दाएं ओर की सहायक नदी। पूछता है कई बार, एक बार पूछा गया कि सहयोग, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल किसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ से राइट साइड से बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं सहयोग, गिलगिट, काबुल और खुर्रम और गोमल, ये किसकी सहायक नदी हैं, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सिंधु की सहायक नदी हैं। पूछेगा गिलगिट सिंधु की दाएं ओर की है बाएं ओर की सहायक नदी, तो किस ओर की है गिलगिट, दाएं ओर की सहायक नदी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए सहयोग, गिलगिट, काबुल किसकी सहायक नदी हैं, तो आप बताना कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, किस ओर की हैं, तो ये पूछेगा कि बताइए गिलगिट सिंधु में दाएं ओर से मिलती है या बाएं ओर से, तो ये सभी सहयोग, गिलगिट, काबुल, खुर्रम और गोमल, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की, और ये किस तरफ से सिंधु में मिलती हैं, तो दाएं तरफ से। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करेंगे हम पंचनद की नदी। पंचनद की नदियाँ यानी कि 5 नदियाँ जो पंजाब की नदियाँ या पंचनद की नदियाँ बोली जाती हैं, पंजाब की नदियाँ या पंचनद की नदियाँ बोली जाती हैं, उनमें आता है सतलज, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये पंचनद की 5 नदियां हैं। ये कहाँ से, लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं ओर से मिलती हैं, किस में, लेफ्ट यानी कि बाएं ओर से मिलती हैं, किस में मिलती हैं, ये सिंधु में। ये पूछेगा कि बताइए सतलज सिंधु की दाएं ओर की सहायक नदी है या बाएं ओर की, तो किसकी ओर की है, बाएं ओर की सहायक नदी है, किसकी, सिंधु की। तो पंचनद 5 नदियां पढ़नी है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका नाम है सतलज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सबसे पहले सतलज पढ़ेंगे। सतलज जो नदी है इसका ऋग्वेद में नाम हुआ करता था शतुद्री। ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि बताइए सतलज का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है, तो सतलज का ऋग्वेद में नाम था वो था स्तुद्री, या प्राचीन नाम पूछ लेगा सतलज का तो उसका नाम था स्तुद्री, स्तुद्री। और ये पूछेगा सतलज कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस्ताल से निकलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सतलज का प्राचीन नाम स्तुद्री, कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस्ताल से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, और यह भारत में इसकी लंबाई पूछ ले तो 1000 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1000 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर। सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, ये याद रखना, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। सतलज की लंबाई जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस्ताल से निकलती है, और इसका ऋग्वेद में नाम या प्राचीन नाम है स्तुद्री। ठीक है, फिर इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है व्यास। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्यास की, पूछेगा व्यास का ऋग्वेदीन कालीन नाम है विपाशा। पूछ लेगा आपसे कि बताइए व्यास का ऋग्वेदीन कालीन नाम क्या है, तो व्यास का ऋग्वेदीन कालीन नाम है विपाशा। क्या नाम है इसका, विपाशा नाम है, ऋग्वेद में इसका नाम है विपाशा। और व्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के व्यासकुंड से। एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के व्यासकुंड से निकलती है, और व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा, और इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है व्यास की, 470 किलोमीटर है। हरिके नामक स्थान पर आकर यह सतलज में मिलती है। हरिके नामक स्थान पर आकर यह किस में मिलती है, हरिके पंजाब में आकर यह मिलती है सतलज में। अब यह इसका जल ग्रहण किसके साथ होता है, सतलज, और ये आगे कहाँ पर जाते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसकी। तो व्यास प्राचीन नाम विपाशा एचपी के रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड से निकलती है, 470 किलोमीटर लंबाई है, और हरिके नामक स्थान पर आकर किस में मिलती है, ये मिलती है सतलज में। उसके भी एक बात और क्वेश्चन पूछेगा बार बार कि बताइए दो नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं हम दोआब। दो नदियों जैसे व्यास और सतलज, व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है,
या व्यास और सतलज के बीच की जो भूमि है, क्षेत्र है, उसको बोलते हैं हम दोआब। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सतलज और व्यास के बीच कौन सा दोआब है, तो विष्ट दोआब। यानी कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दोआब। विष्ट दोआब पूछेगा तो सतलज और व्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब है, विष्ट दोआब। या फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताइए विष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच है, आपको ऑप्शन देगा चेनाब, रावी, झेलम या फिर व्यास और सतलज के बीच, तो व्यास और सतलज के बीच। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश का कांगड़े जिले के रोहतांग दर्रे से। रावी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी, जिसका ऋग्वेद में या प्राचीन नाम क्या है, पुरुषणी। रावी का प्राचीन नाम पुरुषणी है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रावी की लंबाई कितनी, 725 किलोमीटर है। और यह सराय सिंधु पाकिस्तान में जाकर किस में मिलती है, चेनाब नदी में। रावी नदी वैसे सहायक नदी सिंधु की बोली जाएगी, क्योंकि चेनाब इसका पानी लेकर कहाँ पर जाती है, सिंधु नदी में लेकर जाती है। रावी किसकी सहायक नदी बोली जाएगी, वैसे सिंधु की। लेकिन इसका पानी किस में चला जाता है, सराय सिंधु पाकिस्तान में आकर यह चेनाब के साथ चलती है। किसके साथ चलती है, चेनाब के साथ। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती, प्राचीन नाम पुरुषणी है, 725 किलोमीटर लंबाई है। सराय सिंधु पाकिस्तान में आकर किसमें, चेनाब में प्रवेश करती है। चेनाब की बात करेंगे आप ही, तो चेनाब का प्राचीन नाम या ऋग्वेद कालीन नाम है वो है आस्किनी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, आस्किनी। ऋग्वेद कालीन नाम क्या है, आस्किनी। और यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा या बाडालाचा दर्रे से निकलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा या बाडालाचा दर्रे से निकलती है और इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रावी और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र है, जिसको हम दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चेनाब और रावी के बीच कौन सा दोआब है, रचना दोआब। व्यास और रावी के बीच बारी दोआब। और सतलज और व्यास के बीच कौन सा है, विष्ट दोआब। फिर एक नदी है जिसका नाम है झेलम, जम्मू कश्मीर के शेषनाग और वेरीनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जिसका पुराना नाम है वित्सता। झेलम का युद्ध भी हुआ था, वित्सता का युद्ध भी हुआ था। झेलम नदी जिसका प्राचीन या ऋग्वेदिक कालीन नाम है वित्सता। और पूछेगा कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो यह जम्मू कश्मीर J&K के शेषनाग वेरीनाग झील से निकलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर है। झेलम जम्मू कश्मीर में शेषनाग वेरीनाग झील से निकलती है। वित्सता प्राचीन नाम है, 725 किलोमीटर लंबाई है। और यह जग पाकिस्तान में आकर चेनाब में मिलती है। रावी तो चेनाब में मिलती है सराय सिंधु नामक स्थान पर पाकिस्तान, और झेलम नदी मिलती है जग पाकिस्तान में आकर किसमें, चेनाब में। और इन दोनों नदियों का पानी कहाँ चला जाता है, चेनाब में चला जाता है। और चेनाब आगे बढ़ती है। यहाँ क्या हुआ था, सतलज नदी निकल के आई थी। इसमें हरिक्के नामक स्थान पर व्यास अंदर आई, इसके अंदर साथ चली। और ये चलती चलती सतलज किसका, खुद का पानी और व्यास का पानी लेती हुई बहावलपुर। और इधर से चेनाब झेलम और रावी का साथ लेते हुए आई। चेनाब तो झेलम और रावी का साथ लेते हुए आई, और सतलज व्यास का साथ लेते हुए आई। और ये सभी नदियाँ मिली, वो कहाँ पर मिली हैं, बहावलपुर पाकिस्तान में। कहाँ पर मिली है, बहावलपुर पाकिस्तान में। और फिर सभी का पानी इकट्ठा होकर एक धारा के रूप में बही और मिठनकोट पाकिस्तान में जाकर किस में मिल गई, सिंधु में मिल गई। यानी कि सतलज तो व्यास का साथ लेके आई, चेनाब रावी और झेलम का साथ लेके आई, ये सभी मिली कहाँ पर, बहावलपुर। ठीक है। और बहावलपुर से एक धारा के रूप में बही और वो कहाँ पर जाकर मिल गई, मिठनकोट पाकिस्तान में जाकर किस में प्रवेश कर गई, सिंधु में। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, साथ साथ पानी इकट्ठा लेकर जाती हैं। और ये सभी किसकी सहायक नदियाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि 5 नदियाँ पंचनद की नदियाँ बोली जाती हैं। और ये किस में प्रवेश करती हैं, सभी का पानी इकट्ठा वो मिठनकोट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये 5 नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सतलज व्यास के बीच कौन सा दोआब है, विष्ट दोआब।
व्यास और रावी के बीच बारी दोआब, रावी और चेनाब के बीच रचना दोआब। रचना दोआब एक बार पूछा गया है। चेनाब और झेलम के बीच कौन सा दोआब है? चाज दोआब। कौन सा दोआब है? चाज दोआब। और पूछेगा झेलम और सिंधु के बीच कौन सा दोआब है? तो झेलम और सिंधु के बीच सिंध सागर दोआब। दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। और ये एक बात और पूछेगा आपसे कि बताइए दाएं ओर की सहायक नदी। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता गिलगिट कहाँ से निकलती, कहाँ से नहीं निकलती, क्योंकि छोटी नदियाँ हैं। ये पूछेगा कि बताइए सहयोग सिंधु की दाएं ओर की सहायक नदी है या बाएं ओर की, तो किस ओर की है? दाएं ओर की। ये नदियाँ बाएं ओर की सहायक नदी हैं। फिर पूछेगा सहयोग, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल किसकी सहायक नदियाँ? सिंधु की। और किस तरफ से? दाएं और राइट साइड की। सिंधु नदी वही नदी जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुलुंग हिमानी से निकलती है। और भारत में लेह जिले के दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास के निकट किस में प्रवेश कर जाती है? सिंधु, पाकिस्तान में। कुल लंबाई सिंधु की 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर है। फिर एक बात और पूछेगा कि गिरती कहाँ है सिंधु? कराची के पास अरब सागर में। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान का राष्ट्रपति है वर्तमान में आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान। और संसद क्या है पाकिस्तान की? संसद है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद क्या है? नेशनल असेंबली। राजधानी है इस्लामाबाद। भारत की सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ? तो भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है, जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो ये सहायक नदियाँ थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? सबसे छोटी सहायक नदी, तो ये सबसे छोटी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी। छोटी सहायक नदी सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी पूछ ले ऑल ओवर, दाएं बाएं या दाएं बाएं से पूछ ले, दो सभी को मिलाकर पूछ ले, तो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? गिलगिट। उसका नाम क्या है? गिलगिट। 240 किलोमीटर है, सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। सिंधु की अपुआ तंत्र की दृष्टि से सिंधु की सबसे लंबी, वैसे लंबाई सतलज की है लेकिन अपुआ तंत्र के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, अपुआ तंत्र के हिसाब से सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी अपुआ के हिसाब से, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है अपुआ के हिसाब से चेनाब, और सबसे छोटी सहायक नदी है उसका नाम है गिलगिट। लेकिन लंबाई सतलुज की है, लेकिन अपुआ के हिसाब से पूछे चेनाब सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। पूछेगा कि पंचनद, ये पंचनद की 5 नदियां हैं, पंचनद की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पंचनद की सबसे लंबी नदी है सतलज। पंचनद की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलज। और पंचनद की सबसे छोटी नदी है व्यास। लेकिन ये पूछ ले कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो मानी जाएगी कौन सी भाई? चेनाब। और सबसे छोटी सहायक नदी मानी जाएगी गिलगिट। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। और ये सतलज, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सतलज भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिपकिल्ला दर्रे से, सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश के शिमला को ना, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, जिससे भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी सिपकिल्ला दर्रा से। तो भाई ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये हमारा टॉपिक था सिंधु नदी। और शेयर एंड सब्सक्राइब करें।